शख्सियत को देखते हुए दो पंक्तियों से इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहती हूँ। जी। जिद तो तुझे पाने की है, जिद तो तुझे पाने की है, ये सफलता तुझे अपना बनाने की है, असफलता तुझे अपना बनाने की है। कौन कहता है सबकी मुकद्दर में नहीं होता तू, कौन कहता है सबकी मुकद्दर में नहीं होता तू, बस शिद्दत से तुझे चाह जाने की है। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसी इसी के साथ मैं आपका साहित्य गुलशन परिवार की साक्षात्कारों की श्रृंखला सुहाना सफर जिंदगी का इसके तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार जो आप समय निकालकर हमारे बीच इस एपिसोड का हिस्सा बनी। आदरणीय, मैं आपका संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों को दे दूं। आप हैं आदरणीय मनीषा कंठालिया जी, जिनकी जन्मस्थली उदयपुर राजस्थान और कर्मस्थली नैरोबी कन्या है। आप साउंड एशिया एफएम पर रेडियो प्रेजेंटर हैं। आप जज्बात रूहानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक फाउंडर, मेंबर और डायरेक्टर हैं। आप ऑनलाइन कविता और कहानी की ओपन माइक्स का संचालन भी करती हैं। जज्बातों का सफर कार्यक्रम संचालित करती हैं और संयोजित भी करती हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। आप लाइव प्रोग्राम बोल दो नजरा को भी होस्ट करती हैं। आप आकाशवाणी उदयपुर पर अनाउंसर के रूप में काम कर चुकी हैं। आप टोट्स एंड मॉम्स ब्लॉग के यूट्यूब चैनल के लिए राजस्थानी भाषा में वॉइस भी ओवर कर चुकी हैं। आपकी काफी प्रसिद्ध कहानी श्रृंखला अंतस का आकाश प्रकाशित हो चुका है। इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ मैम कि इतनी परिचय तो काफी है आपके लिए, बाकी मैं आपके जुबान से सुनना पसंद करूंगी। और जितना मुझे पता है उतना मैंने बयां किया। और बस। मैं आपकी बचपन में ही चलती हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके माता पिता का क्या नाम है। और इसी के साथ आप अपना संक्षिप्त बचपन का कुछ परिचय दें मुझे, कहाँ कैसे बीता जी, आपका बचपन। जी मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार प्रियंका जी, मुझे अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए। ये धन्यवाद आपका बड़प्पन है, आदरणीय। इतना आपने मुझे मान दिया, उसके लिए आपकी नहीं मैम, आभारी हूँ। नहीं आदरणीय, और आप डिजर्व करती हैं, आप डिजर्व जी। करती हैं। जितना इतनी कम उम्र में आपने जितनी सफलता को प्राप्त की है, उतनी सोपान को जो आपने चढ़ा है, वो सच में आप डिजर्व करती हैं। जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ पाई हूँ। और इस एपिसोड में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपसे। मैं आसान्वित हूँ आपसे काफी। और आदरणीय, हम लोग आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके माता पिता का क्या नाम है। जी, मेरे माता पिता, पिताजी का नाम है देवेंद्र कुमार धींग और माता जी है मेरी अंजना धींग। और उदयपुर शहर, जैसे आप बात कर ही चुकी हैं, वहीं पर मेरा बचपन बीता। और अच्छा। स्कूलिंग, कॉलेज, सारी पढ़ाई वगैरह वहीं उदयपुर शहर से हुई। बस जी जी। शादी के बाद जैसे छूट जाता है ना मायका, वैसे अपना जी, शहर छूट गया मुझसे। कोई बात नहीं है मैम। बिल्कुल, उदयपुर एक ऐसा शहर है ना जिस पर बड़ा नाज है हमें। जी बिल्कुल, इसे दुनिया में एक बड़े नामों से जाना जाता है, झीलों की नगरी कहते हैं हम इसे। फिर जी वेनिस ऑफ ईस्ट कहलाता है। और जितना खूबसूरत शहर है ना, जी। प्राकृतिक संपदा से पूरा परिपूर्ण। तो बस दिल में तो हमेशा बसता है। जिस तरह से अब भारत से बाहर रहते हैं तो भारत बसता है ना, वैसे जी, ही उदयपुर तो उसका हिस्सा है ही। तो बिल्कुल दिल में बसता है। यादों में जी, आपकी यादों में हमेशा वो रहता है। बिल्कुल रहता है। मैडम, जैसा आपने बताया कि आपकी प्राथमिक शिक्षा उदयपुर से हुई है। जी। तो उस समय मैं जानना चाहूंगी कि उसमें आपके घर का माहौल कैसा था या कुछ परिस्थितियां कैसी थी जिसका आपने सामना किया। क्योंकि अब जिस सोपान पे पहुंच चुकी हैं, उस समय लड़कियों के लिए बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं। आपने उस बंदिशों को कैसे फेस किया या क्या क्या हम्म। मुश्किलें आपके साथ आई, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, बचपन तो ठीक है, उतना ज्यादा भी बंदिशों वाला नहीं कह सकती और उतना ज्यादा भी खुला नहीं कह सकती। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में जिस तरह की बंदिशें एक लड़की के साथ होती है, उसी तरह की बंदिशें थी हमारे साथ भी। कि वही कि बहुत ज्यादा आप बाहर नहीं जा सकते। और बाकी तो सच ऐसा उस वक्त तो बिल्कुल नहीं लगता था कि किसी तरह की बंदिश है। क्योंकि बचपन में तो आप माँ बाप के साथ ही घूमने में सुकून महसूस करते हैं। फिर बिल्कुल। कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में, हाँ, उस वक्त एक चीज थी जो मैं करना चाहती थी, वो मैं कर नहीं पाई। क्योंकि माता जी को लगता था कि भाई ये तो अगर कोएड में पढ़ने जाएंगी तो हमें बड़ा टेंशन होगा। तो आप जी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो जो सब्जेक्ट मुझे कोएड में मिल रहा था वो गर्ल्स कॉलेज में नहीं था।
तो बस एक वहाँ इतना सा रहा। लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा वो भी मुझे नहीं पढ़ना था, और जो मैं लेने जा रही थी अगर मैं उस कॉलेज में जाती वो भी मुझे नहीं पढ़ना था। मुझे तो हिंदी की सेवा करनी थी और हिंदी ओह, को चुनना था। सही लेकिन सही उस सही। वक्त हम जानते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हम नहीं चुन पाते हैं। तो बस हाँ, ऐसा ही था। अपना फिर एक डिसाइड नहीं कर पाते हैं जी। नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। एक आप देखिए, हर फैमिली में यही होता है, बच्चा अगर अच्छे मार्क्स लेकर आता है स्कूल में तो उससे कहा जाता है कि भाई आप साइंस स्ट्रीम लीजिए। बस हमारे जी साथ भी वही था, और हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें साइंस लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। हमें लगा हाँ हमें यही लेना है। साइंस लिया, साइंस में पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में की, एमसीए भी किया, ओ माय क्योंकि गॉड। साइंस लिया था, कंप्यूटर साइंस लिया हाँ था, तो वो सब कुछ जी किया। जी लेकिन आज जी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कई बार कि इसकी बजाय हिंदी में पढ़ाई कर ली होती तो शायद और कुछ कर पाते। अच्छा लेकिन करता है। विधि का विधान, विधाता जो हमसे करवाना चाहता है और जब करवाना चाहता है तभी करवाता है। वही वही होता है। जी बहुत रोचक रहा मैम आपका सफर यहाँ तक का, कॉलेज तक का। जी आ, जैसा कि आदरणीय आपने बताया कि आपका घर में अच्छा माहौल था, आपकी परवरिश भी अच्छी तरीके से हुई और जी बहुत ज्यादा बंदिशों का सामना आपको नहीं करना पड़ा। तो क्या जी। बता पाएंगी कि आपके सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन थे आपके घर में, जिनसे आप सबसे ज्यादा करीब थे? भाई, मेरा अच्छा छोटा भाई। भाई। अच्छा अच्छा, उनका नाम बता पाएंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम है रवि। वैसे हम सब उसे रवि कहते हैं, मगर ऑफिशियली जी उसका नाम है रविंद्र कुमार धींग। तो जी वो जी। कहते ही है ना, घर में भाई बहन जो होते हैं एक दूसरे के साथ ही होते हैं, सबसे करीबी दोस्त होते हैं। तो बस वही हम दोनों के साथ में था, जी क्योंकि वो जो एक जमाना था, उस जमाने में माँ बाप सिर्फ माँ बाप होते थे, वो दोस्त नहीं होते थे। सही तो सही दो सही, ये सही आप बोल रही हैं। उतना बिल्कुल क्लोज वो नहीं हो जमा पाते थे बच्चे, बिल्कुल वो उतने क्लोज दोस्त नहीं हो पाते थे। नहीं हो पाते थे उस वक्त। एक बिल्कुल एक दूरी रहती थी। आज का जी जमाना अलग है, मगर उस जमाने में अगर भाई आपके साथ है तो बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ सारी चीजें। आज भी अगर आप देखिए, चाहे माँ बाप कितने भी आप खुल जाएंगे ना, तो भी जी। बच्चों को अपने आपस में जो बात करने में सुकून और खुशी मिलती है, वो पेरेंट्स के साथ में तो फिर भी कम रहता ही है, कहीं एक कहीं ना डिस्टेंस कहीं रहता एक ही झिझक उनके मन में रहता है, कहीं ना कहीं एक रहती है डिस्टेंस बना रहती है रहता है। बिल्कुल हाँ। रहती है। तो बस ऐसे में भाई था सबसे प्यारा साथी, आज भी अच्छा। दिल के सबसे करीब है। सर सुन रहे होंगे तो उनको बुरा लगेगा। आप आपने मुझसे जो पूछा सवाल, आपका मेरे जी बचपन की गलियारों से था। जी जी। मैं बस यूं चुटकियां ले रही थी आपके साथ। जी आप कितने भाई बहन हैं मैम? और बस एक ही भाई है मेरा, और एक ही मैं भाई। उसकी एक बहन, बस हम दो ही हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा अच्छा। मैम कुछ खट्टी मीठी यादें जो बचपन में काफी होती है, कभी डांट भी पड़ती है, कभी डांट खिलवा भी देते हैं अपने भाई को, वैसा कोई भी मतलब वैसा कोई भी इंसिडेंट जो आप याद करना चाहेंगे अपने भाई को हाँ डेडिकेट करते हुए? वैसे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मगर आपने जैसे अभी कहा तो तुरंत अगर जो मुझे याद आता है तो हाँ आ, हम लोग ऐसे अक्सर जो किया करते थे, आपस में लड़ने लग जाते थे। अपने ओ कमरे में साथ में पढ़ना है और लड़ने लग हाँ जाते थे। लेकिन हमारी लड़ाई तुरंत रुक जाती थी जैसे ही माँ की आवाज आती थी कि तुमसे ओ नहीं होती पढ़ाई हाँ साथ हाँ। में, एक साथ नहीं अलग बैठ अलग सकते, बैठा उठो करो। अलग अलग हाँ, कमरे में अलग जाओ। अलग कमरे में जाओ, राइट राइट। वैसे ही सारे झगड़े खत्म। हाँ सारे फसाद खत्म हो सही जाते थे हमारे। सही सही सही। हाँ। और उसके अलावा तो कॉलेज में जब मेरा भाई पढ़ता था, वो हॉस्टल में रहता था, तो मैं एक बार अच्छा उसके मिलने के लिए गई थी। तो मैं जब वहां गई और उसके दोस्तों से मिली, तो मुझे ऐसा लगा लगा ही नहीं कि यहाँ पे मैं अजनबी हूँ। ऐसा था कि हर इंसान मुझे जानता था। अच्छा, क्यों? मतलब क्योंकि आपके मेरा भाई जो था वो हर वक्त मेरी अच्छा दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी देखिए मेरी दीदी। करते रहते थे। जिससे जिससे आपको अपनी जिस इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं और पड़ी। सारी चीजें उसके फ्रेंड्स और उनसे जो इतना अच्छा एक ही दिन में उनसे मिलकर लगा, ऐसा लगा इतने सारे भाई बहन मेरे भाई ने मुझे एक साथ मिलवा दिए। अच्छा हम्म, लगता होगा वो पल। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हम्म। आदरणीय, ऐसी कोई घटना जिसको मतलब आप अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानती हो?
ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी कि जिससे मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानती हूँ। हाँ, अ, बस मतलब चीजें एक के बाद एक। कुछ वैसा जो बदलाव हुआ हो, जैसे आप चाहती कुछ और हो, पाई कुछ और, इस तरह से कोई भी वैसी इंसिडेंट जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या आगे की आपकी लाइफ में हुई हो, जिसको देखिए, आप वो याद तो कर। मैंने मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि कॉलेज लाइफ में जो वो माँ को मैं मना सकती थी, अगर मैं चाहती, माँ कोशिश करती तो मैं माँ को मना लेती, पर मैंने कोशिश ही नहीं की और मैंने जी, वहाँ एडमिशन लिया। मैंने अगर जो दूसरा जहाँ पे मैं पढ़ने जाना चाहती थी तो शायद मेरा करियर कुछ और होता, मैं कुछ और कर रही होती। लेकिन जी, जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर वाले को जो आपसे करवाना होता है वो करवाता है, जी, रास्ता यही कई बार करवाते आप हैं। नहीं चुनते हैं अपना। और इसके अलावा तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि, हाँ, ऐसा भले, ऐसा जरूर लगता है कि शायद मैं भारत में होती तो कुछ और कर रही होती या शायद ज्यादा कुछ किया होता, लेकिन उस पर भी मेरा मन में एक ही ख्याल आता है कि जी, जिंदगी में इंसान को जब जो चीज मिलनी होती है वो तभी मिलती है। ठीक है, समय आपकी ही वो ख्वाहिश मिलती होती है, आपकी कोशिश कोशिश चलती रहनी चाहिए आपकी। और फिर तो वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। है, न कुछ मिलेगा। सही बोल रही जी। हैं। आपकी कोई पसंदीदा रचना जो हम लोगों को सुनाना चाहेंगी, जो आप सबसे आ, शुरुआती के दौर में लिखी हो, ऐसा कोई दो चार पंक्ति। देखिए, ऐसे तो जैसे वो कहते हैं ना, माँ के लिए हर बच्चा प्यारा होता है। यस, यस, ये तो है तो मैम, ये तो अपनी सारी ये, रचना भी अच्छी लगती है। हाँ, हमें हमेशा अच्छी ही लगती हैं वो सभी। अब मैं अगर उसकी बात करूं जो मैंने 18 साल की उम्र में पहली बार लिखी थी, तो वो भी उतनी ही प्यारी है। तो अगर मैं हाँ, बात करूं कि जब मैंने अभी 2 साल पहले जब से मैंने अपना यूट्यूब का वीडियो बनाना शुरू किया, तब से मैंने तो जो सबसे पहले लिखी वो भी उतनी ही प्यारी है। लेकिन आप यहाँ पर अगर बात करेंगी तो मैं उस रचना की सबसे पहले बात करना चाहूंगी जिससे लोगों का सबसे ज्यादा प्यार मिला, ज्यादा जिसकी स्नेह मिला, वजह से ज्यादा प्यार मुझे मिला। एक पहचान मिली, जिस जो कहते हैं ना, जिसके लिए मुझे कहा जाता है कि वो आपकी जिंदगी की माइलस्टोन है, या वो कहा जाता है कि ये आपका सिग्नेचर पोएम है। जी, वो जी, कविता मैं आप सबके साथ में जरूर साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले स्वागत आ, है। उस कविता का मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कविता के लिखने के पीछे का भाव क्या था। हम जी, सभी रामायण की पात्र अहिल्या के बारे में जानते हैं हाँ, कि हाँ। सतयुग में इंद्र ने उनके साथ छल किया, वो उनके पति का रूप धर के जी, आए थे और जी। फिर पति शाप, ने उन्हें पितृव्रत श्राप दिया। जी, पति ने जी, श्राप दिया, वो पत्थर की बन गई और राम पत्थर ने की मूर्ति उनको बन गई थी। मुक्ति हाँ, दी। गोदावरी में जाकर वो उनका तर्पण हो गया, उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। जी, लेकिन आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको मैं इंद्र का नाम देती हूँ, लेकिन वो पूरी तरह से इंद्र नहीं है। उस तरह से तो इंद्र नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी का रूप धरकर तो नहीं आ सकता। लेकिन जी, आप देखिए, जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है और कुछ काम करने की कोशिश करती है, तो उसको ऑफिस में अलग अलग तरह से छला जाता है। उसको कभी जॉब सही के बात नाम है। पे, प्रमोशन के जी, नाम पे जी, उसके जी, साथ छल किया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि लोग किसी भावुक स्त्री की भावनाओं का काफी गलत फायदा उठाते हैं और प्रमोशन का भी उनका फायदा उठाते हैं लोग। उठाते हैं। हाँ, तो मैंने इन सारे लोगों को इंद्र की श्रेणी में रखा है। और तब जी, अहिल्या के जरिए ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि अहिल्या अगर आज की स्थिति में आती हैं और वो ये सब कुछ देखती हैं, तो वो क्या कहती हैं, उनको क्या महसूस होता है, वो मैंने अपनी कविता में रखने की कोशिश की है। पहले 2 बंद कविता के अहिल्या से प्रश्न है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, और बाकी उनका जवाब है। तो कविता कुछ यूं है कि ओरी स्वागत। अहिल्या क्यों बता धरती पे फिर से आ गई, ओरी अहिल्या क्यों बता धरती पे फिर से आ गई, गोदावरी की गोद में सुना है जब से समा गई, तब से उसके वेग में मुक्तामणि को पा गई, फिर आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई, फिर आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई। अब बोल भी दे जगत को हाँ अभी ये शांत है, अब बोल भी दे जगत को हाँ अभी ये शांत है, फिर कहीं अनंत में तेरी ध्वनि बह जाएगी और फिर सदियों तलक तू सोचती रह जाएगी। हाँ, तेरी कथा व्यथा में नहीं किसी को चाव है, हाँ, तेरी कथा व्यथा में नहीं किसी को चाव है, और आज भी इंद्र सा ही अनेक धव का भाव है।
अब गरज तू दामिनी सी, तू सिंह सी दहाड़ कर। अब गरज तू दामिनी सी, तू सिंह सी दहाड़ कर। आज तेरे द्विनयन में क्रोधाग्नि सी छा गई। हाँ, आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई। तो आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई। ब्रह्मवाणी की तरह अधरों से फिर गूंजा वो स्वर। मैं आकाशवाणी की तरह बात करती हूँ कि उनके मुंह से जो स्वर प्रस्फुटित हुआ उसे मैं ब्रह्मवाणी का नाम देती हूँ और कहती हूँ कि ब्रह्मवाणी की तरह अधरों से फिर गूंजा वो स्वर। कहना जो था सदियों से मुझको, वो कहाँ कह पाई मैं। कभी पाषाण तो कभी सरी में ही समाई मैं। गौतम ने ना ही इंद्र ने, गौतम ने ना ही इंद्र ने प्रेम था मुझसे किया। देह में बसी देही को ना ही अंगीकार किया। नश्वर जो था बस उसी पे मोह दोनों ही को था। नश्वर जो था बस उसी पे मोह दोनों ही को था। जाने किस भरम के जाल में मछली सी मैं समा गई। हाँ, आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। हाँ, आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। निष्ठा तो मेरी थी अडिग, उसका मिला प्रतिफल मुझे। वो कहती है मैं तो निष्ठावान थी, निष्ठा तो मेरी थी अडिग, उसका मिला प्रतिफल मुझे। एक छली के छल से और हृदयेश के तपोबल से, या कटु प्रारब्ध के निष्ठुर मुक्ति पथ प्रबल से। पाहन बनी प्रस्तर बनी फिर पै बना उद्धार राम ने कर दिया। पाहन बनी प्रस्तर बनी फिर पै बना उद्धार राम ने कर दिया। और इतिहास में तुमने मेरा नाम अमर भी कर दिया। पर आज भी गौतमी को शक्र क्यों है छल रहा। पर आज भी गौतमी को शक्र क्यों है छल रहा। बस उसी की वेदना के ज्वार सी मैं आ गई। हाँ, आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। हाँ, आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। क्या तुम्हारी लालसा अब तलक बुझती नहीं। क्या तुम्हारी लालसा अब तलक बुझती नहीं। अहो सुरपति, कब तलक प्रपंच तुम ये रचाओगे। भावना को इस अचिर की वेदी पे चढ़ाओगे। संताप से सुता की अब तो हाहाकार हो। संताप से सुता की अब तो हाहाकार हो। इस तृषा की इस जगत में अब करारी हार हो। अहिल्या के मुक्तिदाता सुनो, अहिल्या के मुक्तिदाता सुनो। वैदेही का भी मान हो। निष्कलंक सी थी जो सीता, धरा में फिर भी समा गई। हाँ, आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। हाँ, आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आदरणीय। बिल्कुल, मतलब ओजस्विता तो है ही इसमें, कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं छला हुआ वो सारा दर्द जो उनके सीने में समाया हुआ था। आपने एक एक कर इतनी खूबसूरती से इसको पिराया। मैं तो इस कविता को सुनने रोंगटे खड़े हो गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगी, मतलब मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गई थी। कैसे आपने राम सीता, इवन जितना लोगों के साथ गौतमी गौतमी का आपने नाम लिया कि ये कैसे इनको छला गया। और बहुत खूब, बहुत खूब। आपने सचमुच में आपके आप कहीं की माइलस्टोन कविता है। मुझे लगता है, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल होगी आपकी माइलस्टोन कविता जो आपको सेंस की होगी। और इतना खूबसूरती से आपने एक एक शब्द को इसमें पिरोया है कि बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए हैं इसको सुनते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा इसमें बोली कि कॉलेज में ही बच्चे छले जाते हैं या स्कूल में भी, अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो काफी चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं, या किशोरावस्था में बच्चियां काफी जाती हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की किशोरावस्था के बच्चे को लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे, उनको कैसे सारी मुसीबतों को फेस करना चाहिए। थोड़ा सा दो चार लाइन इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे जी। कैसे आज उनको डटकर सामना करना चाहिए, या फिर हम लोग के जमाने का जो था कि चुप्पी साधे रहो, वैसा चुप्पी साधे रहना चाहिए। देखिए, आज चुप्पी साधने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को चुप्पी साधने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, आज माँ बाप हर बच्चे के साथ खड़े हैं जी। तो आप आइए और अपने पेरेंट्स को बताइए। और इसके अलावा मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मैंने ये एक किसी का किस्सा सुना था कि उन्होंने जो है कि वो उस वक्त की जो परिस्थिति थी, वो उस वक्त बहुत डर गई, घबरा गई जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ एक किशोरावस्था की लड़की के साथ। तो वो घर आई और घर में माँ बाप से बताया। लेकिन वो आज ये कहती हैं कि माँ बाप ने मुझे सिर्फ यही सिखाया था कि मैं आके उन्हें बताऊं, मुझे उस वक्त कैसे लड़ना था ये नहीं सिखाया। तो मैं एक तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को सिर्फ अपना सहारा मत दीजिए, उसे अपने सहारे पे खड़ा होने की हिम्मत दीजिए। उसे ये सिखाइए कि हर परिस्थिति का सामना उसे कैसे करना है। सबसे पहले तो उसे
मन में ये सोचना है कि अगर उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसे नहीं डरना चाहिए। अगर वो डर गया तो वो घबरा जाएगा, घबराहट में उससे शायद कोई सही कदम ना उठाया जाए। सबसे पहले उसे लड़ना आना चाहिए। ऐसे गलत कदम को बिल्कुल सहे नहीं और उसका मुकाबला करे, उसे सीधा मुंह पर कह दे कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में सभी इंसान हैं और इंसान के अंदर सबका अगर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। सबका स्वरूप भी बदला हुआ है पहले से। सबका स्वरूप भी बदला हुआ है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने मन में कोई डर ना लाएं। ये ना सोचें कि ये अगला जो इंसान है वो हमसे बड़ी पोजीशन पर है, बहुत ऊंचा है, तो हम इससे कैसे लड़ेंगे। लेकिन आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि वो गलत कर रहा है, आप सही हैं। तो जब आप सही हो तो आपके साथ आपकी सच की ताकत जरूर होगी। तो हाँ, ये नहीं कहती कि आप उसी वक्त उससे लड़ने बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है आप शारीरिक रूप से उससे कमजोर हैं, छोटे हैं, तो आप शायद आ, नहीं उसका सामना कर पाए। लेकिन हाँ, कुछ अपनी सूझबूझ से उस स्थिति से बचकर निकल आए और डरे नहीं, घबराए नहीं। जी, जैसा कि आपने गुरु का नाम लिया तो मैं जानना चाहूंगी कि मनीषा जी के निर्माण में द मनीषा जी बनाने में शिक्षक का कितना अहम रोल था। उन्होंने कैसे आपको मतलब आपके व्यक्तित्व के निर्माण में किस तरह से आपका सहयोग किया। कुछ शिक्षक जो काफी आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध हुए, उनको आप याद करना चाहेंगी। देखिए, हर शिक्षक का आपके व्यक्तित्व के निर्माण में उतना ही योगदान होता है जी जितना माँ बाप का होता है। जी इसलिए किसी एक शिक्षक को विशेष ऐसे देना तो मेरे लिए गलत होगा। लेकिन जी हाँ, हिंदी के प्रति मेरा थोड़ा बहुत रुझान हिंदी की अध्यापिका की वजह से थोड़ा है। वो होता थोड़ा ही है कि तभी कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा वहां से मिलती नहीं, है। ऐसा होता है ना कि देखिए स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक का सफर तो लंबा होता है, फिर भी कहीं ना कहीं वैसे कुछ टीचर से मुलाकात होता है जो आपके व्यक्तित्व पे एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और वो कहीं ना हम्म। कहीं आज भी आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको याद आते होंगे कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए मैं ऐसा बनी, इसलिए मैंने रास्ता को चुना। तो मैं उस संदर्भ पे आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रही नहीं, थी। वैसा तो सच बहुत गहराई से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी लेकिन हाँ, जब मैंने ट्वेल्थ किया था, ट्वेल्थ पास किया था, उसके बाद जब मैं अपने स्कूल गई तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक साधारण स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जो बहुत टॉप भी नहीं होते हैं और बिल्कुल डफर भी नहीं होते हैं, जो जी बीच में होते हैं। उनको अक्सर ऐसा लगता है कि आप टीचर हम पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन मुझे सच्चाई यही है कि जो बीच वाले होते हैं ना बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, क्योंकि जो अक्सर ऐसा देखा गया है अक्सर ऐसा हाँ, नहीं नहीं, कि ये आपने बिल्कुल सही कहा, वही बात मैं कहने जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो कोई टीचर शायद नोटिस ही नहीं करते होंगे। लेकिन जब जी स्कूल के बाद एक बार मैं गई और मेरी अपनी क्लास टीचर से बात हो रही थी, तो जी उनके सामने मैंने उस लड़की का नाम लिया जो हमारी क्लास को टॉप किया करती थी। उस जी दिन उन्होंने ये कहा कि सिर्फ टॉप करने से हर बात नहीं हो जाती है, अगर आपके व्यक्तित्व में कोई अच्छी बात है तो वो निखर के आती है। और उस दिन मुझे लगा कि सिर्फ नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उस दिन ये हाँ महसूस हुआ कि नहीं, हमारे अंदर भी कोई खास बात हो सकती है। जी हम भी कुछ कर तो सकते हैं। अच्छा, हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने भी बताया कि निराशा होती है, आपने आपको शिक्षिका ने सकारात्मक सुझाव दिया और वो उसका प्रतिफल आपके जीवन पे देखने को मिला कि आज आप बहुत अच्छा कर रही हैं अपने साहित्य के क्षेत्र में, या फिर अदर और भी अपने करियर का ऑप्शन जो चूज किया उसमें भी। लेकिन आज के जमाने में होता क्या है कि बच्चे बहुत जल्दी हतोत्साह हो जाते हैं और असफलता जैसे ही उनको मिलता है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जीवन से प्रेरणा अ, तो लेनी चाहिए। देखिए, असफलता जो है वही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जी जी ये जी बात जी ये बात हर युग में लागू होती है। और अगर आप अपनी गलती से सीखते हैं, सबसे बड़ा आपका जो स्कूल है वो आपकी खुद की हुई गलतियां ही हैं। आपको स्कूल बिल्कुल की पढ़ाई, बिल्कुल। कॉलेज की पढ़ाई कोई वो चीज नहीं सिखा सकती। वो चीज आपको आपकी खुद की गलतियां सिखा सकती है। तो अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ठीक है। लेकिन ये बात सच है, दरअसल उसकी वजह भी जो कहीं ना कहीं मैं माँ बाप को मानती हूँ, क्योंकि हमने आजकल अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा पाल पाल रखी, लिए। बहुत जैसे ज्यादा। जो मैं स्पेशली, देखिए मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे जो महसूस होता है वो कह रही हूँ, क्योंकि मैं जब देखती हूँ दूसरे पेरेंट्स को भी और इंडियन पेरेंट्स को भी, तो ये चीज इंडियन पेरेंट्स में बहुत ज्यादा है। दरअसल हमारी एज की जो अधिकतर महिलाएं हैं, जो हमसे पहले की जो पीढ़ी चली गई, उन्होंने खुद ने अपनी पढ़ाई में, अपनी जिंदगी में बहुत पढ़ाई नहीं की थी, तो वो अपने बच्चों से सिर्फ उतना ही उम्मीद रखते थे कि ठीक है ये ठीक से पढ़ जाए, हमने पढ़ा उससे ज्यादा हाँ पढ़ जाए। हाँ लेकिन बस। अब हो क्या गया है, इस पीढ़ी के अंदर सभी माताएं पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, और वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का ज्ञान तक अपने बच्चे में कूट कूट के भर देना चाहती हैं। और मैं माफी चाहूंगी किसी को बुरा लगे तो, मैं सभी के लिए नहीं, सब अलग अलग तरह के होते हैं लोग, हाँ ऐसा बहुत नहीं। अलग होती भी है, सही बिल्कुल। है। तो मैं पहले ही माफी मांगना चाहूंगी अगर आप कोई बुरा ना माने इस बात को। तो हर माँ बाप की तरह इस जनरेशन में भी यही है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा अच्छा करे, और वो अच्छे की उम्मीद उनको बचपन से लग जाती है। इसीलिए वो हर कंपटीशन में, कंपटीशन की फीलिंग आप देखेंगे ना, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ कंपटीशन की फीलिंग होती है, वो तो पेरेंट्स में ही होती है ना। सही बात है। फैंसी ड्रेस सही। हो, पोएट्री कंपटीशन हाँ हो, तो वो हाँ। बच्चे को, और फिर क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उन्हें तब डर नहीं होता, तो वो जीतते चले जाते हैं। और जब आपको जीतने की आदत हो जाती है, तो कभी भी एक बार भी हार मिले तो फिर वो बच्चे से बर्दाश्त नहीं स्वीकार नहीं, होती। वो स्वीकार नहीं होता है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बस। कहीं ना कहीं वो जो माँ पेरेंट्स का दबाव होता है, उससे भी बच्चे काफी हतोत्साहित होते हैं, लगता है कि मेरे होते हैं। एक्सपेक्टेशन से खरे नहीं उतरे, इसलिए। हाँ, तो क्योंकि इसके लिए उनको आपको ऐसे लगता है कि माँ बाप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि माँ बाप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चे तो करते यही भी हैं, समझते हैं करते ना हैं। कि नहीं कर पाएंगे। कि उनके हम्म। उनके मन में जो भरा जाता है कि नहीं आपको अच्छा करना है, अच्छा करना है, इतना हम्म। प्रेशर होता है अच्छा करने की कि वो फिर वो भूल जाता है कि मतलब मुझे सिर्फ अच्छा ही करना है, उससे कम कुछ नहीं, वो स्वीकार हाँ, नहीं है। तो मतलब आप बिल्कुल। इसमें ये संदेश देना चाहेंगे कि इतना प्रेशर ना दें, बच्चे जो कर रहे जी। हैं अपने व्यक्तित्व के लिए अच्छा कर रहे हैं। जी। नहीं। जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, ये एप्लीकेबल मेरे लिए भी है। जी। चलिए हम लोग इधर की बातें तो कर लिए, अब आते हैं आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर, कुछ बताना चाहेंगे? अरबी से पहले हम लोग नाइजीरिया में रहकर आए हैं, लेगोस में रहते थे कई साल। जी। अ, तो एक जैसे कि आमतौर पर होता है, हमारी भी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। लेकिन इन सालों में मुझे ये महसूस होता है कि धीरे 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 जो हमारा वैवाहिक जिसे कहते हैं ना, एक क्या है, सिस्टम कह लीजिए, या फिर जो एक जो ये कल्चर है हम परिवार का लोग। जो जी। बंधन जो है हमारा, मुझे कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि ये अच्छा ही होता है। हालांकि इंसान इंसान पर भी बहुत निर्भर करता है ये सब कुछ, कि बहुत डिपेंड किसी के करता साथ। है। हाँ, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि अगर एक दूसरे को समझने की चाहत दोनों के अंदर है, तो धीरे धीरे आप उस रफ्तार पे और धीरे फंस धीरे जाते दोस्ती के हैं। लेवल तक भी पहुंच जाते हाँ हैं। पहुंच मगर जाते उसमें हैं। बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। जिंदगी एक लंबा सफर है, तो उसमें वही धूप छांव, लड़ाई, तो अच्छे पल, सब कुछ आता है। वो सब कुछ पेशेंस के आता है। साथ हैंडल करना चाहिए। हाँ, पेशेंस के साथ, जो आजकल की जनरेशन बिल्कुल नहीं करती नहीं है। कर आजकल पाते। रिलेशंस को लेकर बहुत आप ऐसे हो जाते हो, क्योंकि कोई भी इंसान आपको परफेक्ट कभी नहीं मिलेगा, आपके जैसा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। और नहीं उसकी ऐसा जो सोच, खूबियां हैं। आदरणीय हाँ, मैं टोकना चाहूंगी, ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे लिए परफेक्ट हो, ऐसा भी तो है कि उसके एक्सपेक्टेशंस पे हम भी परफेक्ट नहीं हो, ऐसा भी होता है। बिल्कुल वो होता है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कोई नहीं होता है। उनके ऑफ कोर्स अगर आपके उम्मीदों पर सामने वाला खरा नहीं उतर रहा है, तो पूरी तरह से ये संभावना है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे खरा होंगे। नहीं करते हैं, पर सही। आज मतलब ये है कि वक्त के साथ आज तो यही महसूस होता है कि जब मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, और ये तो अगर जिंदगी में कोई मेरा सबसे पीछे बैकबोन की तरह जो मेरे साथ कोई खड़ा है, तो वो खड़े हैं। आपके पति तो जी। बिल्कुल वो खड़े हैं। इतनी जो कुछ मैं काम कर रही हूँ, इतना सब करने की मुझे छूट शायद मेरे मायके में भी ना मिलती जो जी उन्होंने जी दी है। जी। छूट के साथ साथ, छूट तो उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे उनसे सवाल करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कर लूं क्या, ये पूछने की जी जरूरत नहीं है। क्योंकि आज ऑफ कोर्स आप शादी के उसमें होते हैं, तो वहां पे वो चीज नहीं होती है ना, कि वो पेरेंट तो है नहीं आपके।
सही बात। तो ऐसे में आप कुछ करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, हाँ अगर मैं कोई गलती करूंगी तो टोकेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल जब तक मैं सही काम कर रही हूँ वो मेरे साथ चल रहे हैं। रोकेंगे नहीं। सही। हाँ, जैसा आपने बताया रोकने की कि बात नहीं बहुत। है दरअसल, रोकने की बात नहीं है। वो जिसे जी कहते हैं ना कि बहुत सारी तरह से आपको सपोर्ट की जरूरत होती है मेंटली। कई बार आप, ये एक ऐसा सफर होता है जिसमें आप कई बार टूटते हो, कई बार बिखरते हो, तब सही आपको बात। कोई संभालने वाला चाहिए होता है, तो उस वक्त वो आपके साथ होते हैं। फिर इन सब कामों में, आपके घरेलू कामों में कहीं कोई चूक रह जाए, छूट हो जाए, तो उसमें संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है, जो एक पुरुष के लिए मुझे लगता है मुश्किल होता है बड़ा सा बहुत। मुश्किल होता है। बट लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो भी अंडरस्टूड, साथी होते हैं वो समझते हैं। और वो आज समझते हैं। इस जनरेशन के लोग तो बहुत ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम लोग नई जनरेशन की बात करें उसके कंपेयर में। जी। जैसा आपने बताया कि आपका हर पल हर मोड़ पे साथ आपके पतिदेव देते हैं, और हम्म। फख्र की बात है मैम, आप बहुत आप खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं, कितना अच्छा जीवन साथी आप पाई हैं। और जी मैं आपकी उज्जवल वैवाहिक जीवन की और भी कामना करती हूँ कि आगे भी आप जी। ऐसे ही बढ़ते रहिए, और आप लोग का साथ ऐसे ही चार्मिंग के साथ बढ़ता रहे। जी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपके कठिनाई के दौर में कोई वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा साथ दिया? वैसे तो आपके पतिदेव हैं ही, उसके पहले हम्म। भी, आपके बाद में भी, ऐसा कोई और व्यक्ति जो आपके, और जिनका आप अपना सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? ऐसे किसी एक इंसान को कोई प्रेरणा का स्रोत ऐसे माना नहीं। जी अगर मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है सबसे बड़ा, तो मेरे खुद के सपने हैं और अपने अंदर की एक चाह, एक विश्वास है, जी। जो मैं करना कई है। साल, मैं आरजे बनने से पहले मुझे कई साल इंतजार करना पड़ा, बहुत लंबा मेरा इंतजार रहा, लेकिन उस लंबे इंतजार के दौरान ये ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया कि छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा जिंदगी में। बस ये ख्याल जिंदगी में हर वक्त मेरे साथ रहा कि एक दिन तुम्हारा आएगा, एक दिन तुम्हें वो मकाम जरूर मिलेगा जिस जो तुम्हें चाहिए। वो इस तरह से आता था कि जैसे सपने सा सच हो जाएगा, लेकिन जी वो धीरे धीरे होता है, मगर वो धीरे धीरे हो रहा है। मेरा सफर शुरू हुआ है, और इसकी, जबकि मैं ऐसी जगह रहती थी नाइजीरिया जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकती थी वहां पे, क्योंकि इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ज्यादा मेरे सामने आती नहीं थी ही नहीं। और ऐसे में बस ये है कि हाँ, फैसले लेते गए जिंदगी में, आप फैसले लेते चले जाते हो। कभी तो जैसे हमने नाइजीरिया छोड़कर यहाँ आए, तो ये फैसला हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ आकर मुझे मौके मिले और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिला, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये मैंने महसूस किया। आप थोड़ा भी कुछ काम कीजिए, यहाँ के लोग आपको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो वो प्रोत्साहन जो होता है, वो सबसे बड़ी भूख होती है एक कलाकार की। जी। वो उसकी जब पूरी हो जाती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा मिलती है। कहा जाता है कि कलाकार को जब तक शाबाशी न दिया जाए और उसको उत्साहित न किया जाए, तो उनको खाना के माखी फीक होता है कि उनको खाना नहीं मिला है, तो आगे बढ़ ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। जी। वह एक ऊर्जा का काम करता है। वो ऊर्जा का काम करता है। लेकिन ऐसा ऐसा भी होता है मैम कि अक्सर ऊर्जा सकारात्मक ही नहीं मिलता है, बहुत समय ऐसा होता है जब नकारात्मक ऊर्जा भी लोग प्रेषित करते हैं, जिसका असर हम लोग के व्यक्तित्व पे भी पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल पड़ता है। तो पड़ता है, पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जब जज्बात जज्बात रूहानी और बोल दो जरा सफर की शुरुआत की थी, तो उस समय किन हम्म। मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? सबसे स्टार्टिंग पहले, के लिए आई होंगी। नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जज्बात रूहानी मेरा अपना शुरू किया हुआ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। उसे जी शुरू किया था अनुज गुप्ता ने। अ, अब मैं क्या कहूँ, अभी जस्ट उसने अपना आर्किटेक्चर खत्म किया, और क्योंकि उसको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था तो उसने ये शुरू किया। तो ये कुछ इस तरह से शुरुआत हुई कि जब भारत में भी लॉकडाउन की सिचुएशन थी, ऑनलाइन चीजें शुरू हुई, तो उस दौरान मेरे पास कहीं से ओपन माइक का एक इनवाइट आया, मैंने वहां जाना शुरू किया, वहां से अनुज से बातचीत हुई, और हुआ ये कि उनका प्लेटफॉर्म जब शुरू हुआ तब से मैं उनके साथ काम कर रही थी। तो फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि अब ये अकेले मेरा नहीं है, इसे मेरे साथ आप भी उतना ही चलाएंगी। तो ये जी। तो अभी हम उसकी शुरुआती दौर में ही हैं। तो स्ट्रगल और परेशानियां तो छोटी मोटी हम अभी भी फेस करते ही रहते हैं कई बार, और कर रहे हैं। अभी उस मुकाम तक पहुंचाना बाकी है जज्बात रूहानी को, जहां हम ले जाना चाहते हैं। जी। और बोल दो ना जरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोल दो ना जरा बहुत ही अपने। सफल कार्यक्रम है आपकी। बोल दो ना जरा, बस ऐसे ही शुरू हो गया।
मुझसे मेरे दोस्त कहा करते थे कि सभी लोग लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पर, और जब वो इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं उनके फॉलोअर भी बढ़ते हैं और लोग उनको जानते हैं वो क्या काम करते हैं, तो तुम भी अपना लाइव शुरू करो। मैं लाइव आई, पहली बार आई तो सोचा अपनी पोइट्री, अपनी लाइफ के बारे में ही बात करूं। तब मैंने उनसे वो सारी बातें भी मतलब शेयर की लोगों के साथ कि कैसे पोइट्री और ये। लेकिन उस दौरान मैंने एक दो लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा कि अकेले अकेले लाइव आने में कोई मजा नहीं है, बेहतर है जी किसी और के साथ में आया जाए। तो अगली बार मैंने प्लान करके किसी को बुलाया और उनके साथ में मैं लाइव आई। तो ऐसे सही दो रिस्पॉन्स है। दो प्रोग्राम होने के बाद या एक प्रोग्राम होने के बाद में मुझे लगा कि ये तो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, प्रॉपर टॉपिक है हमारे पास और उस पर बात हो रही है, तो क्यों ना इसे एक नाम दे दिया जाए। तो जी बस वहां पे फिर मैंने सोच कर इसे नाम दिया, बोल दो ना जरा, और बस ये ऐसे ही शुरू हो गया सिलसिला। बहुत बहुत प्यारा सा नाम भी है, बोल दो ना जरा, मतलब अपने व्यक्ति को खुल करके रखो नहीं। बिल्कुल। तो क्या लड़कियों को सपना देखने का अधिकार भी कभी कभी होता है कि नहीं, तुम बड़े सपने नहीं देखो, बहुत बड़ा नहीं कर सकती हो, तुम लड़का थोड़ी जो ना हो ये सब कर लोगी। उस केस में आपके कैनवास पे मतलब सपनों का कद कैसा होना चाहिए, लड़कियां कैसा कैसा सपना देखें जो पूरा सपनों कर का पाए। कद सपनों का कद इंसान के कद से बड़ा है, और बड़ा सपने ही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी जो खुशी की वजह ताकत है, है। जी वही ताकत है, वही एक आरजू है। तो सपने देखने का हक लड़के और लड़की दोनों को बराबर है। और जहां तक मुझे लगता है अब भारत में भी बहुत कम ऐसे एरिया बचे होंगे जहां पर लड़कियों को सपने देखने से रोका जाता होगा। आजकल जी तो कोई बंदिश है नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि नहीं है। हाँ, जहां है उनको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज रोकिए मत, लेकिन एक करने दीजिए। सामंजस्य जरूर बनाएं कि जी सपने अगर वो देखती हैं तो उनके साथ उनकी जिंदगी में दूसरे जो भी है, तो आप उन पे दूसरी बंदिशें कम कर दीजिए। हर इंसान को एक ही तरह की जिंदगी जीनी जरूरी नहीं होती कि एक जो आपका पैटर्न है कि सामाजिक ढर्रा है कि इतने साल पर तक पढ़ाई कर लो, इतने साल पे शादी कर लो, फिर इतने साल पे बच्चे कर लो। तो उसमें अगर उसके सपनों की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो होने दीजिए। फ्लेक्सिबल हर है, उसको कम्प्रोमाइज करना चाहिए। जी थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए, हालांकि करना। ऐसा भी नहीं कि आप उसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि कई बार आजकल वो भी होता है जो गलत डायरेक्शन में भी चली जाती है चीजें, सपनों के सही पीछे कहीं अपने छूटते चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी में रिश्तों की भी उतनी ही अहमियत है, उतनी ही जरूरत है। सपने अपनी जगह है, अपने अपनी जगह है। अपनी अपनी जगह सही बोल रही है। जैसा आप अपनों की बात कही, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप एक अच्छे मुकाम पे भी हैं और आपके बच्चे, आपके फैमिली भी काफी एक अच्छे एनवायरनमेंट को आप निर्माण कर रखी हैं अपने घर में। तो वो कैसे आप इतना अच्छा साहित्यिक सफर के साथ साथ कैसे उसको संभाल पाती हैं मैम, घर भी, इतना सारा वर्क भी, बच्चे भी। देखिए मतलब बिल्कुल मैंने जैसे कहा, पतिदेव का सहयोग सबसे पहले वो रहता ही है साथ में। जी फिर हम यहाँ रहते हैं तो घर के कामों के लिए तो हमारे पास आजकल हाउस हेल्प की फैसिलिटी बहुत रहती है, तो उससे बहुत सहयोग हो ही जाता है। और फिर जब मुझे अब लगता है कि बीच में कुछ ऐसा वक्त था जब मुझे ऐसा लगता था मेरा पूरा समय बच्चों को चाहिए, तो वो समय बच्चों को दिया है मैंने। और उस वक्त जैसे मैंने कहा मेरे पास नहीं था काम, मैं नहीं कर रही थी उस वक्त। अब काम था, उतना समय, आपने चूज नहीं किया था। हाँ काम तो वो था, भी, ऑप्शन तो था आपके पास, आपने चूज नहीं किया था। वो प्रायोरिटी आपकी बेस्ट थी कि मेरे बच्चों को कभी अपना इंपॉर्टेंट टाइम देना है, जैसा आपने बच्चों पहले भी को डिस्कस बताया था। मैं जी जब मैंने मतलब शादी के तुरंत बाद ही मेरे मन में ये था मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट मिनिमम जितना उनका एज ग्रोथ के लिए एक जो बेस उनका सेटल करना होता है, तब वो वक्त तो मैं पूरा का पूरा उनको दूंगी। वो मैंने पूरा का पूरा उनको दिया। और उसके बाद भी देखिए ऐसा नहीं है कि आज उनको जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत होती है, वो हमारे साथ होते हैं। मगर स्कूल जाते हैं काफी वक्त, तो वो स्कूल में रहते हैं, वो वक्त हमारा अपना है, उस वक्त हम कुछ कर सकते हैं। और फिर अपना अपने आप भी पढ़ने लगे हैं तो हमें वो वक्त भी मिल ही जाता है। और जब आप कुछ करने लगते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम्म, बच्चे कितने बच्चे हैं मैम आपके? 2 बच्चे हैं। दो बच्चे, क्या नाम है उन लोगों का? संयम और नव्या। संयम और, बहुत प्यारा सा नाम है, संयम और नव्या। जी।
बहुत धन्यवाद। प्रायोरिटी देती हैं, अपने इवन अपने करियर को भी प्रायोरिटी न देते हुए अपने बच्चे के ऊपर केयर किया। और ये बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कहीं ना कहीं एक माँ बनना ही हमको संपूर्ण बनाता है। अगर जब तक देखिए, हम लोग हाँ, माँ नहीं बिल्कुल। बनते हैं, संपूर्णता नहीं आती है अपने व्यक्तित्व में। और जी उसको जी अपने जी। उसने आपको उसमें आपने बखूबी जिया, उस माँ वाली फीलिंग्स को। देखिए, उसमें ये मैं ये कहूंगी कि जब बहुत लंबा अरसा उस तरह से बीत गया और एक जैसे बोलते हैं गैप आ गया, तो आपको शुरुआत करने में भी देर लग रही होती है। उस टाइम पे कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, कई बार ऐसे लगता था कि अपनों के लिए आपने अपने सपनों को छोड़ तो दिया, पर सपने आपको छोड़ नहीं पाते। सपने नहीं आप छोड़ पाते, बोल रही है और कहीं फिर ना वो कहीं। सब, वो तड़प होती है, वो परेशानी भी होती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब, और आइडियोलॉजी की तो बात ना करें तो अच्छा है कि आज का जो जमाना है, आज का जो वक्त है, उसमें मुझे लगता है कि हर, लेकिन कई बार मुझे ये भी लगता है कि हम इन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते कि ये अच्छी माँ है तो ऐसी ही होगी, अच्छे पिता हैं तो ऐसे ही होगी। उन चीजों की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। बस ये है कि अगर आपने अपने बच्चों को कुछ बेसिक, एक तो संस्कार आपके वहां तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सक्सेसफुल हैं। और बाकी हर व्यक्तित्व के निर्माण में जैसा माहौल मिलेगा वैसा वो बन जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं, इसीलिए हर इंसान अलग होता है। अगर कहीं कोई डेफिनेशंस हो जाए ना कि इस तरह से ये सारे रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो देम, और तब आप अच्छे माता पिता कहलाएंगे। अगर वो हर एक इंसान सेम तरह से परवरिश देगा तो एक ही तरह का पौधा जो है वो बनेगा। लेकिन हमारे तो बनेगा। समाज में हमें हर तरह का इंसान चाहिए। इस कल्चरल डाइवर्सिटी वहां पे नहीं आ पाएगी। सबका अपना अपना कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको फॉलो करना है। नहीं। बस वो मुझे कई बार लगता है कि इसे सही गलत की परिभाषाओं से दूर रखना चाहिए। जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका आपका केन्या या अपना प्यारा हिंदुस्तान, अगर ऑप्शन मिले तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे? अ, देखिए, बहुत जब तक बहुत यहाँ हूँ तब मुश्किल तक के लिए ना। मुश्किल भला। जी जी। जी, नहीं, लेकिन मुझे भारत ऑफ कोर्स वो है। और एक ख्वाहिश है मेरी, मैंने इनफैक्ट उस पर ये कविता भी लिखी थी। उसकी 4 लाइन आपके सामने रखती हूँ, उससे आप समझ जाएंगी मैं क्या कहना बिल्कुल चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, स्वागत स्वागत है कि स्वागत। तमन्ना है कि जब देही इस देह को त्यागे, अ, तमन्ना है कि जब देही इस देह को त्यागे, प्राण को जब पवन अपने संग ले भागे, नश्वर माटी का ये तन उसी माटी में जाए, जिससे सृजित होकर के इसके भाग थे जागे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या खूब क्या खूब। अब तो इसके बाद एक क्वेश्चन रहता ही नहीं है कि केन्या या भारत। कोई ऑब्वियसली रहता भारत। ही नहीं। ऑब्वियसली भारत। वैसे भी अपने मिट्टी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, अपनी मिट्टी की हम्म क्या बात। हम्म। आप मैम ओपन माइक्स का कार्यक्रम भी करती हैं और स्टोरी टेलिंग भी करती हैं। ये सफर का शुरुआत आप कैसे की हैं, कहाँ से की हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि ओपन माइक्स का सफर मेरा, जब से लॉकडाउन हुआ इंडिया में, ओपन माइक शुरू हुए, तब से मेरा सफर शुरू हो गया। जी मैंने पहली बार पिछले साल 8 मई को मदर्स डे था, तो मेरे पास 6 या 7 मई को एक इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि मैं इंडिया के ओपन माइक्स में 2 साल पहले भी आना चाहती थी। तो मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया था, तो उनके व्हाट्सएप नंबर सेव हो जाते हैं, तो उन लोगों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहती है। तो पहली बार जब मैंने देखा कि उन लोगों ने ओपन माइक रखा है ऑनलाइन, तो मुझे लगा अरे, मतलब मैं अपने इंडिया वालों के सामने परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं वहां जा सकती हूँ। तो मैंने जी बस मैं चली गई उसमें। तो मैंने जब परफॉर्म किया तो उसके बाद थोड़े दिन बाद ही उनका फोन आया कि आप हमारे लिए एक प्रोग्राम होस्ट करेंगी। मैंने 1 जून को, मतलब 8 मई को मैंने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया, 1 जून को उनका पहला प्रोग्राम मैंने होस्ट किया एज ए होस्ट। हालांकि तब बहुत, आज मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आराम से बात कर सकती हूँ, आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं, मगर उस वक्त थोड़ी झिझक, थोड़ी परेशानी, वो सब चीजें होती है जब आप शुरू करते हैं। जी, तो जब आप 2020 में ये सिलसिला शुरू हुआ, 2020 में 1 जून को। और उसके बाद जज्बात रूहानी के जो प्लेटफॉर्म पे, तब मैं उसकी डायरेक्टर नहीं थी, तब उसमें सिर्फ मैं होस्टिंग करती थी। तो हर हफ्ते उनके इवेंट्स होते थे, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, दोनों। तो मैं तब उसको होस्ट किया करती थी।
तो वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, यानी आप कह सकते हैं जून 2020 से। जून 2020 से। और स्टोरी टेलिंग उससे पहले शुरू हो गई थी। स्टोरी टेलिंग दरअसल मैंने अपने रेडियो पे शुरू कर दी थी। मैं जब पहली बार मैं कविता लिखकर वीडियो बनाने के लिए जा रही थी, वो भी 1 मार्च 2019 या 1 मार्च 2019 की बात है, जब पहली बार वीडियो बनाने जा रही थी। वीडियो बनाना जब चाहा मैंने, उससे पहले आप देखते रहते हैं ना कि यूट्यूब पे किस तरह के वीडियोस चलते हैं, क्या क्या आता है, तो वहां पर ही मैंने देखा था कि ओपन माइक का कॉन्सेप्ट होता है और ओपन माइक के वीडियोस ज्यादा जो है वो यूट्यूब पे ज्यादा चलते हैं। और उसमें से मुझे कहानियां सुनाना बड़ा अच्छा लगा, और बचपन से कहानियों की दुनिया में मैं खोई रहती थी। बहुत किताबें पढ़ी, बहुत उपन्यास पढ़े मैंने, तो मुझे लगा मैं कहानियां लिखूंगी, लिखने की कोशिश भी की। लेकिन जो पहली बार मैं सामने ला सकी वो थी कविता। कविता ही पहले आई, तो कविता से शुरुआत हो गई। लेकिन फिर जब मैं रेडियो पर काम करने लगी, तब मुझसे ऐसे ही मेरे कलीग्स कहा करते थे, सब लोग अपना अपना यूनिक कुछ करते हैं, तुम अपना यूनिक कुछ करना चाहो तो शुरू कर सकती हो, जैसा तुम्हारा दिल करे। तब जी। फाइनली कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ, और अभी तक चल रहा है, क्योंकि मैं रेडियो पर हर हफ्ते अपनी कहानी लेके जाती हूँ, और उस कहानी के हिसाब से गाने उसमें प्ले करके, तो वो एक फिल्म की तरह मैं उसे प्रेजेंट करती हूँ वहां पर। और आपका जो वॉइस होता है मैम, या जो इमोशन आप कहानी में डालती हैं, वो भी काफी हार्ट टचिंग होता है। जैसे मैंने आपकी एक कहानी देख रखी थी, वो कब्र बोलते हैं। और एक और जो जॉनी की माँ, जी। अद्भुत। क्या सुंदर आपने रचना की है दोनों कहानियों को। मैं तो सोची कि ये रियल घटना तो नहीं है। और काफी काफी अच्छा आप लिखती हैं। और एक चीज और अच्छा लगा मैम, कि आप जो भी लिखती हैं वो सामाजिक कुरीतियों पे ही मतलब बेस्ड होता है। जहां तक 2 4 10 कहानियां जो मैं आपका पढ़ पाई, वैसे आपको बहुत सारा बधाई मैम कि आपकी अंतस का आकाश प्रकाशित हो चुका है, कहानी का श्रृंखला एक। हम्म। और उसमें काफी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अगर मैं दर्शक से भी कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें एक इमोशनल टच वाली सामाजिक कुरीतियों से बेस्ट कहानी पढ़ने का अगर इच्छा हो, तो कहानी किंडल पे, अमेजन किंडल पे आपका अवेलेबल है, और ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी कहानियां हैं, मैं पढ़ी और मुझे काफी अच्छी लगी वो सारी कहानियों का कलेक्शन उसमें। तो हम्म। ये जो रचनाशीलता आप में आया है, सृजनशीलता या कहानियों को लेकर के, इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? क्या सचमुच में किसी सामाजिक कुरीति को देख करके मनीषा जी का अंतस मन थोड़ा दर्द से भर उठा था, तब वो जॉनी की माँ जैसा रचना करना शुरू की, या फिर कब्र बोलते हैं वैसा रचना शुरू की, या फिर बस सिंपल इमेजिनेशन है? क्योंकि उसकी एक एक बोल ऐसा लगता है जैसे नहीं, ये कहीं देखा गया है, कहीं फिल्माया जा रहा है। मतलब कहानी पढ़ूं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो घटित हो रहा है वो सारी चीजें। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, मैंने बहुत किताबें, मतलब मैं किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। मेरा बचपन में ये होता था, गर्मी की छुट्टियों में जहां मेरे भाई बहन सब कुछ खेल रहे होते थे साथ में, मैं और मेरी किताब, तो मैं इतना किताबों में डूबी रहती थी, इतना मैंने कहानियों की दुनिया में मैं रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ी वजह रही मेरा लिखना शुरू होने की। कविताओं का तो सिलसिला अपने आप, उसकी वजह ये रही कि स्कूल में जो हमारी हिंदी की अध्यापिका थी, वो हमसे कई बार बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करती थी। उनके पिताजी खुद एक लेखक थे, खुद एक कवि थे। उन्होंने अपने पिता की कविताओं के बारे में हमें बताया, और वो हमें कविताएं याद करवाती थी। तो उस वजह से एक और कविता एक ऐसी चीज है ना जिसमें सुन के रस मिलता है आपको, तो बस वो मिलता है। वहां से थोड़ा कविताओं का था। तो बहुत ज्यादा तो नहीं लिखी थी उस दौरान मैंने कविताएं। अपने कॉलेज की लाइफ में सिर्फ 2 कविताएं मैंने लिखी, और एक दो लाइंस, 2 4 लाइंस जो कहते हैं ना हम, 2 लाइंस 4 लाइन उतना लिख लेती थी। और जब मैं आकाशवाणी पे काम करती थी, तो वहां पर भी जब मैं लिखती थी अपना, उस वक्त तो स्क्रिप्टेड होता था पूरा, आपको लिख के बकायदा अप्रूव भी कराना होता था कि जो आपने लिखा है वो सब सही है, ये ऑन एयर बोला जा सकता है। तो वो सब हम लिखा करते थे, तो उसमें भी मैंने देखा था। और वो एक अपने आप जब कुछ लिखते हैं, तो वो एक सीधी बात ना होकर उसमें झलकता है कि आपने जिसे लिखा है कुछ अलग तरह से लिखा है। फिर आपने जब किसी के सामने उसे पढ़ के सुनाया, तो उनकी तरफ से 2 बोल आपको तारीफ के मिल ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था उस वक्त लिखी कविता, और फिर वो रखी रह गई। ठीक है, कविताएं बहुत सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, हमने भी लिखा होगा। फिर यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पे हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाई, तो लोगों का, जैसे मैंने कहा, यहाँ प्रोत्साहन मिला बहुत। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा अब मैं लिखती हूँ, तो लिखना थोड़ा 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 शुरू किया। और आप ऑफ कोर्स उसमें सामाजिक तत्व इसीलिए आता है कि जब आप
शांति से बैठकर सोचते हैं तो जो आपको अपने आसपास घटित होता हुआ दिखता है, जो कुछ आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसी पर आप लिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए लगता है कि जितनी सृजन हुई है, वो आस-पास की कहानी है। जी। और मैं इस बात में बहुत विश्वास रखती हूँ कि अगर कोई आवाज मेरे दिल से निकलेगी तभी वो आपके दिल को दस्तक देगी, वरना नहीं देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मनीषा जी किन-किन कवियों को सुनना पसंद करती हैं, जो भारत के हैं? भारत में मैं बहुत सारे कवि हैं जिनको मुझे अच्छा लगता है सुनना। सबसे पहले तो कुमार विश्वास मैं उन्हें उनकी बहुत तो बड़ी फैन हूँ। सेम, सब सेम। मैं भी उनको बहुत बिल्कुल। सुनती हूँ। नहीं, बहुत। वो तो एक ऐसी हस्ती है कि वो दुनिया एक का यूथ कोई की ऐसा आवाज़ है। नहीं, कोई और एक ऐसा एक यूथ हिंदी की आवाज़ है। जी। बिल्कुल, कोई एक भी हिंदी प्रेमी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि उन्हें नहीं, वो पसंद नहीं है, कोई नहीं नहीं पसंद। कह सकता। इसलिए वो तो खैर है ही। फिर मुझे अंकिता सिंह बहुत अच्छी लगती हैं। अंकिता अंकिता सिंह। सिंह की कविताएँ मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। हर टच बहुत इमोशनल लिखती। बहुत हाँ, तो अच्छी मुझे मुझे कहीं न लगता है कहीं कि मैं अपने शायद अपने उतना दिल की उतना आवाज़ है। बेहतर उतना बेहतर नहीं लिखती, लेकिन मुझे कहीं न कहीं उनकी लेखनी और अपनी लेखनी में कुछ से समानता जैसे समानता महसूस नज़र होती है। आती है। मैं ऐसा बिल्कुल। नहीं कहती कि उनके जैसा मैं लिखती हूँ, लेकिन वो बहुत कमाल लिखती हैं, बहुत उनकी सोच की गहराई शायद बहुत गहरी है, बहुत गहरी। तो मुझे वो सबसे अच्छी लगती हैं। बाकी सभी अच्छी हैं, कवयित्री भी अच्छी हैं और कवि भी अच्छे हैं। जी, जी। लेकिन जो बात इनकी कविताओं में है, अंकिता सिंह की कविताओं में, वो मुझे और कहीं नज़र नहीं आती। मतलब मेरा दिल पूरा खींच लेती हैं वो। सोशल मीडिया पे काफ़ी वो ट्रेंड करती हैं। हाँ, वो रहती हैं सोशल मीडिया पर भी। मेरी बहुत ख्वाहिश है रहती कि हैं। एक दिन मैं उनका इंटरव्यू करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे आप अनामिका जैन अंबर के साथ भी हाँ, ऑनलाइन काव्य पाठ की हैं, उसका कुछ अनुभव साझा करेंगी, कैसा रहा? वो भी काफ़ी अच्छी नामचीन कवयित्री हैं और काफ़ी पसंद की बिल्कुल। जाती हैं, भारत से लेकर के बहुत विदेशों में भी बहुत बहुत ज़्यादा हाँ, ही उनका इवन उनकी जो बिल्कुल। भी कविताएँ हैं, वो भी काफ़ी दिल को छूती हैं। तो आप साथ में उनके साथ काव्य पाठ की हैं, कैसा रहा वो वो सफ़र उस दिन का? अ, बहुत बहुत अमेजिंग था उनके साथ जी, काव्य पाठ करना। एक मैं तो उनको बहुत वो सुनती हूँ। जितनी सरल भी हैं, मतलब जितनी अगर वो ऊँची हैं कवयित्री, उतनी ही सरल मन की हैं और बहुत जी, अच्छे से जब वो उनके साथ बातचीत भी हो रही थी। ऑफ कोर्स जब आप कवि सम्मेलन में होते हैं, आप जानते हैं थोड़ी बहुत बातचीत भी आपस आपस में में होती रहती है। होती है। तो वो जी, हँसमुख भी हैं और जितनी गहरी बात वो करती हैं, उतनी ही वापस सहज हैं। बहुत सहज हैं वो। उनके साथ कविता पाठ करने का अवसर मिला, एक बार अशोक चक्रधर जी से बात करने का अवसर मिला। अशोक द चक्रधर जी से भी बात करना ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि अरे ये तो बहुत ऊँची हस्ती हैं। बहुत होती बहुत है। ही सरल और बहुत ही सहज स्वभाव के हैं वो। बहुत-बहुत अ, धन्यवाद आदरणीय भैया। जी, जी, और 1 कोई मिनट। अनुभव साझा करना चाहेंगी? जी, आपको और कोई अनुभव साझा करना चाहेंगी तो बिल्कुल। जी, जी। अभी 2 पिछले हफ्ते ही बुधवार के दिन मैंने अखिलेंद्र मिश्र जी का साक्षात्कार किया है और उनके साथ का अनुभव भी बहुत कमाल का रहा। अखिलेंद्र मिश्र अगर आप जानते हैं, ऐसे मैं बोलती हूँ अगर कि क्रूर सिंह के नाम से आप ज़रूर उन्हें जानती होंगी। अपने क्रूर बचपन सिंह, में चंद्रकांता सीरियल का और हेलो कोई किरदार चंद्रकांता, याद हो ना जी, हो, क्रूर सिंह क्रूर का सिंह को बिल्कुल। सभी जानते हैं, तो बस और वही उनके साथ इवन बहुत ही ऐसा अच्छा हो ना। जी, इवन ऐसा होता है मैम कभी भी अगर कोई खड़ूस टाइप का व्यक्ति आपको दिखे तो हम लोग मन ही मन बोलते हैं अरे ये तो क्रूर है। मतलब उनका नाम उपमान की तरह जाना जाता है, एक उपनाम होता है किसी के लिए और उनके क्रूर व्यक्तित्व सिंह। से क्रूर सिंह इसलिए काफ़ी फेमस है वो। हाँ, काफ़ी फ़ेमस हैं और बस उनसे बातचीत करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने इसके बारे में पूरा बताया कि क्रूर सिंह का जी, जो ये किरदार इस तरह से निकल कर आया, कैसे और क्या इसके पीछे की कहानी थी, बड़ा मज़ा आया उनसे सुनकर और ये महसूस हुआ कि व्यक्ति जो कहते हैं ना, जो रसदार फल होता है, उसकी डाल हमेशा झुकी रहती है। वो चीज़ जाती मैंने है। महसूस की कि कितना ऊँचा व्यक्ति है, उतने ही वो लोग सरल, सहज और विनम्र होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, चलिए एक रचना मैं सुनाती हूँ जो जिस जी, तरह जी। से आपने कहा ना, लेकिन ये रचना थोड़ा आज की परिस्थितियों को लेकर और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अ, ये जब से ऑनलाइन सब चीज़ें शुरू हुई,
तब से जी। कुछ चीजों में अति हो गई है, तो उस अति को मैंने भीड़ का नाम दिया। और ऑनलाइन नहीं भी शुरू होती तो भी जिंदगी में हम एक भीड़ का हिस्सा बनकर दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, कुछ न कुछ पाने की कोशिश में हम लगे हैं। उसी पर मैंने ये गीत लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी, सुकून से रहा नहीं क्यों नीड में है आदमी। उफ ये कैसी दौड़ है, किस तरह की होड़ है, उफ ये कैसी दौड़ है, किस तरह की होड़ है, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी। पहला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। हर तरफ सजे हुए हैं मंच मालाओं से, हर तरफ सजे हुए हैं मंच मालाओं से, हर तरफ जले हुए हैं दीप आशाओं के, बट रहे इनाम है आज हर एक मोड़ पर, बट रहे इनाम है आज हर एक मोड़ पर, हर नजर टिकी हुई है आज आकाश पर, हर नजर टिकी हुई है आज आकाश पर। क्यों जिंदगी ये दौड़ है, किस किस्म की होड़ है, क्यों जिंदगी ये दौड़ है, किस किस्म की होड़ है, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी, भावनाओं की यहाँ पे लग रही है बोलियां, भावनाओं की यहाँ पे लग रही है बोलियां, शब्द झर रहे हैं जैसे चल रही है गोलियां, युद्ध का बिगुल बजाती हर नई सी भोर है, युद्ध का बिगुल बजाती हर नई सी भोर है, मोर्चों में चल पड़ी है टोलियां, मोर्चों में चल पड़ी है टोलियां, जुलूस है या दौड़ है किस किस्म की होड़ है, जुलूस है या दौड़ है किस किस्म की होड़ है, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी, दोस्त थे कभी जो आज बन गए हैं अजनबी, रंग आसमान के भी हो गए हैं मजहबी, दोस्त थे कभी जो आज बन गए हैं अजनबी, रंग आसमान के भी हो गए हैं मजहबी, टूटते ही जा रहे हैं प्यार के भरम यहाँ, टूटते ही जा रहे हैं प्यार के भरम यहाँ, प्रीत के सुमन की ही सुगंध थी जहाँ कभी, प्रीत के सुमन की ही सुगंध थी जहाँ कभी, क्या जोड़ने की होड़ है जिसकी जोड़ तोड़ है, क्या जोड़ने की होड़ है जिसकी जोड़ तोड़ है, जोड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, होड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी। बिल्कुल समसामयिक रचना है और बहुत ही सही बोली है कि सब लोग को बस आसमा ही चाहिए, उससे नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। कुछ नहीं हाँ, चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। वो नेम एंड फेम के चक्कर में अपने आप को ही लोग खो दिए हैं, अपना कुछ वजूद ही नहीं बचा, बस नेम एंड फेम चाहिए। मुझे बस एक अच्छा बन जाना है, अच्छा ये नहीं कि मानवता के रूप में अच्छा बनना है, बस नेम एंड फेम मिल जाना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत ही समसामयिक रचना है आदरणीय, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। नेक्स्ट श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात की कामनाओं के साथ, आपको आपके उज्जवल स्वर्णिम भविष्य साहित्यिक सफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आप आपकी साहित्यिक यात्रा भी बहुत आगे बहुत बढ़े, और ये जो बहुत सफर अच्छा आपका लगा। शुरू हुआ है बहुत अच्छे से आगे बढ़ता जाए, इसी कामना के साथ मैं भी जी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।